प्यारे बच्चों, आप लोगों के प्यार और विश्वास से आज हम लोग का इकोनॉमिक्स प्लस परिवार 7,000 से ज़्यादा सदस्यों को जोड़ पाया है। आप लोगों का इसी तरह प्यार बना रहे। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से हिंदी इलेक्टिव या हिंदी ऐच्छिक बोल सकते हैं मॉडल सेट 2 के प्रश्न उत्तर को देखेंगे। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अपने परिवार में यदि आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब करके इस परिवार में शामिल हो जाए। तो चलिए आज हम लोग कुछ नया सीखते हैं। फिर क्वेश्चन लंबा लंबा है, आंसर भी लंबा लंबा है, तो हम केवल आंसर पढ़ते हैं। किसी वर्ग के ऊपर उठने में किसकी भूमिका सर्वोपरि है? तो किसी वर्ग के ऊपर उठने में विद्योपार्जन एवं पूंजी की भूमिका सर्वोपरि है। ख का आंसर है विद्याहीन व्यक्ति द्वारा अर्जित किया गया धन वैसे ही निरुपयोगी है जैसे बंदर के हाथ आया फूलों की हार, अर्थात वह धन का सदुपयोग नहीं कर पाता है। मतलब इस कहानी को पढ़ के इसके सवाल का जवाब देना है। ग का आंसर है पूंजी को समझने के लिए पुस्तक पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब इस कविता को पढ़ना है और इससे जुड़े सवाल के आंसर देना है। तो क का आंसर है पद्यांश में ग्राम, नगर, सड़क, सदन, आयोग, मकान, दुकान, बंदूक आदि जगहों पर देश के नहीं होने की बात कही गई है। ख का आंसर है प्रस्तुत पद्यांश में कवि क्षमता, सहिष्णुता, प्रेम आदि परिकल्पना पर अपना विचार व्यक्त कर रहा है। ग का आंसर है पद्यांश में कवि ने देश के लिए प्रेम और इरादा को जरूरी माना है। अब खंड ख में है अभिव्यक्ति और माध्यम। भारतीय किसान और नारी शिक्षा में दोनों में से एक पर निबंध लिखना है। तो गांधी जी का कथन, गांधी जी ने कहा था भारत का हृदय गांव में बसता है, गांव में ही सेवा और परिश्रम के अवतार किसान बसते, ये किसान ही नगरवासियों के अन्नदाता है, सृष्टि पालक है। सरल जीवन, भारत के किसान का जीवन बड़ा सहज तथा सरल होता है, उसमें किसी प्रकार की कृत्रिमता नहीं होती है, वह अपने जीवन की आवश्यकताओं को सीमित रखता है, रूखा सूखा भोजन करके भी वह स्वर्गीय सुख का अनुभव करता है। माँ प्रकृति की गोद में उसे बड़ा संतोष मिलता है। प्रकृति से निकट का संबंध होने के कारण भारतीय किसान हिष्ट पुष्ट तथा स्वस्थ रहता है। वह स्नेहशील, दयालु तथा दूसरों के सुख दुख में हाथ बटाता है। वह सात्विक जीवन जीता है। परिश्रमी, भारत का किसान बड़ा परिश्रमी है, वह गर्मी, सर्दी तथा वर्षा की परवाह किए बिना अपने कार्य में जुटा रहता है। जेठ की दोपहरी, वर्षा ऋतु की उमड़ती घुमड़ती काली मेघ मालाएं तथा शीत ऋतु की हाड़ कपा देने वाली वायु भी उसे अपने कर्तव्य से नहीं रोक पाती है। भारतीय किसान का जीवन कठोर तथा कष्टपूर्ण है। अभाव, भारतीय किसान का जीवन अभावमय है। दिन रात कठोर परिश्रम करने पर भी वह जीवन की आवश्यकताएं नहीं जुटा पाता, न उसे पेट भर भोजन मिलता और न शरीर ढकने के लिए पर्याप्त वस्त्र। अभाव और व्यवस्था के बीच ही वह जन्मता है तथा इसी दशा में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। दुर्वस्था के कारण निरस्ता भारतीय कृषक के पतनावस्था का मूल कारण है। शिक्षा के अभाव के कारण वह अनेक कुरीतियों से घिरा, अंधविश्वास और रूढ़ियों उसके जीवन के अभिन्न अंग बन गए हैं। आज भी वह शोषण का शिकार है। वह धरती की छाती को फाड़कर हल चलाकर अन्न उपजाता है कि उसके परिश्रम का फल व्यापारी लूट ले जाता है। उसकी मेहनत दूसरों को सुख समृद्धि प्रदान करती है। निष्कर्ष, देश की उन्नति किसान के जीवन में सुधार से जुड़ी है। किसान ही इस देश की आत्मा है, अतः उसके उत्थान के लिए हमें हर संभव प्रयत्न करना चाहिए। किसान के महत्व को जानते हुए लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। जवान देश की सीमाओं को सुरक्षित करता है तो किसान उस सीमा के भीतर बस रहे जन जन को समृद्ध प्रदान करता है। अब है नारी शिक्षा। कभी जगत गुरु कहलाने वाला भारत आज शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी पिछड़ गया है। निरक्षरता का प्रतिशत विश्व में सबसे अधिक भारत में है। नारी शिक्षा की स्थिति तो और भी खराब है। प्राचीन काल में पुरुषों के समान स्त्रियों को भी शिक्षा दी जाती थी। लीलावती, गार्गे, अनुसुईया आदि कई विदुषियों हुई जिन्होंने अपने ज्ञान से समाज को प्रभावित किया। आक्रमणकारियों के आक्रमण के कारण स्त्रियों को अपने घरों के चौखटों के भीतर ही दिन गुजारने पड़े। फिर यह ध्यातव्य है कि भारतीय स्त्रियों ने पुरुष समाज को संस्कृत करने का पीड़ा उठाया और उन्होंने किया भी। जीजाबाई और हुलसी, शिवाजी और तुलसीदास के जीवन पर स्त्रियों की अमिट छाप है। स्त्री और पुरुष समाज रूपी रथ के दो पहिए के समान है, दोनों को समान रूप से शिक्षित होना चाहिए, लेकिन कुछ पोगापंथी लोग इसके खिलाफ है। आज भी वे उन्हें पुरुषों के समकक्ष नहीं आने देना चाहते। ऐसा करते समय यह भूल जाते हैं कि नारियां ही माँ बनकर बच्चों को पालती है। बच्चों के प्रथम गुरु माँ ही होती है। माँ उसे देवतुल्य भी बना सकता है और दानव भी। नारी शिक्षा के महत्व को नहीं
मानने वाले वह भूल जाते हैं कि पुरुष को शिक्षित करने में केवल एक व्यक्ति का शिक्षित होता है, किंतु एक स्त्री को शिक्षित करने से पूरा परिवार शिक्षित बनता है। अरस्तु ने कहा था, नारी की उन्नति व अवनति पर ही राष्ट्र की उन्नति और अवनति निर्भर है। प्रसिद्ध दार्शनिक एवं लेखक जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा है, किसी व्यक्ति का चरित्र कैसा है यह उसकी माता को देखकर साफ बताया जा सकता है। आज भारत में नारी शिक्षा की स्थिति संतोषजनक नहीं है, किंतु आशाजनक अवश्य है। सरकार और समाज के प्रयत्नों ने नारी शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। अब लगभग हर क्षेत्र में लड़कियां लड़कों से टक्कर ले रही है। आज नारी शिक्षा की आवश्यकता सभी महसूस करते हैं, यह एक शुभ लक्षण है। खा प्रधानाध्यापक को पत्र लिखना है। ख का आंसर है सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, राजकीय उच्च विद्यालय गोविंदपुर धनबाद। या अपना विद्यालय का नाम लिख दीजिएगा। श्रीमान जी, सविनय निवेदन है कि अगले ही मास अपने विद्यालय बोर्ड की खेल कूद प्रतियोगिताएं आयोजित होने जा रही है। इस बार अधिक वर्षा के कारण हमारे क्रीड़ा स्थल की हालत बुरी हो गई है। किसी भी खेल की समुचित तैयारी नहीं हो पाई है। मैदान में कई स्थानों पर गड्ढे हो गए हैं। क्रिकेट की पिच पर तो काफ़ी परिश्रम की आवश्यकता है। इस वर्ष अभी तक खेल का नया सामान खरीदा नहीं गया है, इसलिए 10 दिन में उसका अभ्यास बंद है। पिछले वर्ष भी अभ्यास की कमी के कारण हमारी टीम परास्त हो गई थी। आपसे आग्रह है कि शीघ्र ही खेल के सामान और मैदान की समुचित व्यवस्था कराएं ताकि हम बेहतर खेल का प्रदर्शन कर सके। धन्यवाद सहित आपका आज्ञाकारी शिष्य अविनाश कुमार। कक्षा, अनुक्रमांक और दिनांक डाल दीजिएगा। ग का आंसर है नली की सफाई पर एक पत्र लिखना है। तो सेवा में नगर निगम अध्यक्ष, नगर निगम रांची। विषय, नगर के मोहल्लों में व्याप्त गंदगी की समस्या। महोदय, आपके प्रतिष्ठित समाचार पत्र के माध्यम से संबंध अधिकारियों आपके ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि शहर के प्रत्येक क्षेत्र में गंदगी का ढेर लगा हुआ है। नालियों का मुंह पॉलिथीनों के कचरों से बंद हो गया, फलता नालियां बजबजा रही है और गंदा पानी सड़कों पर फैल गया है। होटलों आदि के निकट का स्थान उनके कचरों के कारण और ज़्यादा गंदा हो। गंदगियों के कारण शहर की जलवायु प्रदूषित हो गई। नलियों के बहते पानी से सड़कों पर गड्ढे बन गए और कीचड़ फैल गए हैं। दुर्गंध के मारे सांस लेने में भी कठिनाई होती है। गंदगी के कारण महामारी फैलने की तीव्र आशंका उत्पन्न हो गई है। अतः नगर निगम के अध्यक्ष गंदगी की समस्या पर अविलंब ध्यान दे और युद्ध स्तर पर सफाई का काम कराए। इसके अतिरिक्त कचरों के प्रबंधन का ठोस उपाय करवाए तथा गंदगी फैलाने वालों पर कानूनी कार्रवाई के भवदीय अपना नाम लिख देना है और दिनांक डाल देना है। अब घ आंसर है पत्रकारिता पर। ज्ञान और विचारों का समीक्षात्मक टिप्पणियों के साथ शब्द, ध्वनि तथा चित्रों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाना ही पत्रकारिता है। पत्रकारिता के निम्नलिखित प्रकार है। पहला, खोज परख या खोजी पत्रकारिता। खोजी पत्रकारिता द्वारा सार्वजनिक महत्व के मामलों में भ्रष्टाचार, गड़बड़ी, अनियमितता और अनैतिकताओं को उजागर करने का प्रयत्न किया जाता है। यहाँ प्रयत्न किया जाता है। खोजी पत्रकारिता का ही नया रूप टेलीविजन और स्टिंग ऑपरेशन के रूप में सामने आया है। विशेषीकृत पत्रकारिता, इसके लिए पत्रकार से किसी व्यापक क्षेत्र में विशेषज्ञता की अपेक्षा की जाती है। पत्रकारिता के विषयानुसार विशेषज्ञता के प्रमुख क्षेत्र है संसदीय पत्रकारिता, न्यायालय पत्रकारिता, आर्थिक विज्ञान और विकास पत्रकारिता, अपराध, फैशन तथा फिल्म पत्रकारिता। वॉचडॉग पत्रकारिता। वॉचडॉग पत्रकारिता का मुख्य काम और जवाबदेही सरकार के कामकाजों और गतिविधियों पर पैनी नज़र रखनी है। जहां कहीं भी कोई गड़बड़ी नजर आए वह उसको उद्घाटित करे। एडवोकेसी पत्रकारिता। एडवोकेसी या पक्षधर पत्रकारिता का संबंध विशेष विचारधारा, मान्यता या मुद्दों से होता है। एडवोकेसी पत्रकारिता का संचालन समाचार संगठन अपने विशेष उद्देश्यों, मुद्दों और विचारधारा को जोर शोर से उठाते हैं, उसके पक्ष में जनमत की दिशा मोड़ने की कोशिश करते हैं। कभी कभी उसके विशिष्ट मुद्दे पर जनमत बनाकर अपने अनुकूल प्रतिक्रिया करने या निर्णय लेने के लिए दबाव बनाते हैं। वैकल्पिक पत्रकारिता। पत्रकारिता को जो रूप स्थापित व्यवस्था के विकल्प को सामने लाने में उसकी सोच को अभिव्यक्त करने का प्रयत्न करता है, उसे वैकल्पिक पत्रकारिता कहा जाता है। इस तरह की मीडिया को ना तो पूंजीपतियों का बदरहस्त प्राप्त होता है, ना ही सरकार का रक्षा कवच ही उसे मिलता है, वह तो पाठकों के सहयोग पर ही सांस लेती है। खंड ग का है पाठ्यपुस्तक से। तो तीसरा का आंसर है प्रस्तुत काव्यांश अंतरा भाग 2 के भरत राम का प्रेम नामक शीर्षक से अवतरित है। उक्त काव्यांश रामचरितमानस के अयोध्या कांड में समाकलित है। उसके रचयिता हिंदी के लोकनायक कवि शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास है। श्री राम को वन से लौटने के लिए भरत चित्रकूट पहुंच गए थे। मुनिवर वरिष्ठ के उद्बोधन के पश्चात सपा में भरत की भावुकता छलक उठी थी। भरत अपने भाव इस प्रकार प्रकट कर रहे थे। व्याख्या। चित्रकूट में सभा लगी हुई थी। मुनिवर वरिष्ठ भी अपना वक्तव्य रख चुके थे। वे भरत को आदेश देते हैं कि तुम अपने मन की बात को संकोच मत करो,
माने मन की बात को संकोच मत करो। तब भरत भाव विभोर हो उठते हैं, उनका शरीर रोमांचित हो जाता है। मुनि व स्वामी श्री राम की अनुकूलता जानकर वे खड़े हो जाते हैं। उनके मतलब भरत के कमल रूपी नेत्रों से जल की बाढ़ आ चुकी। वे कहते हैं कि मैं जो कहना चाहता हूँ वह सारा मुनि श्रेष्ठ मतलब वरिष्ठ जी कह चुके हैं। मैं भरत इससे अधिक क्या कह सकता हूँ। अथवा में है, अथवा का ख का आंसर है। कवि ने इस सवैया में वर्णन किया है कि प्रिया के दर्शन से अमृत पान करने वाले हमें अनेक वियोग में सोचते हैं, इसलिए नैन जल जाते। घनानंद कहते हैं कि मेरी मित्र सुजान के बिना सुख के सभी साजो सामान हट गए हैं, दूर हो गए हैं। पहले तो हार पर हार के समान लगते थे, किंतु अब तो प्रिया और हमारे बीच ऐसा लगता है कि पहाड़ आकर खड़े हो गए हैं। पहाड़ के एक छोर हमारी सुजान है और दूसरी तरफ हम हैं। दोनों का मिलन नहीं हो पाता और हम अपनी प्रेयसी के वियोग में तड़पते ही रह जाते हैं। सौंदर्य बोध छवि पीवत में रूपक अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। शोभा रूपी अमृत का पान करना, यही इस पंक्ति का अभिप्राय है। जात जरे प्राण पले, दुख दोष तथा प्रहार परे में अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य देखने योग्य है। सुख साज समाज में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। प्रहार में यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। यहीं प्रथम प्रहार का अर्थ प्रहार है तथा दूसरे पहरा का अर्थ पहाड़ पर्वत है। भाषा विषय के अनुकूल तथा सरस है। साहित्य शास्त्र के अनुसार इस पद में श्रृंगार के प्रबलम मतलब वियोग स्वरूप का वर्णन किया गया। यहाँ वियोग वर्णन संयोग के वर्णन से ज़्यादा मार्मिक माना जाता है। चौथा का आंसर है। कवि मौन होकर यह देखना चाहता है कि उसकी प्रियतमा कब तक उसकी प्रेम भरी पुकार को अनसुनी करते रहने के प्रण का पालन करती है। और ख का आंसर है। जियत खाई मुए नहीं छाड़ा पंक्ति में यह बताया गया कि चील कौवे बाज आदि पंछी मुर्दों के मांस को नहीं छोड़ते, अर्थात मरे हुए आदमी तथा पशु इत्यादि का मांस खाते, किंतु विरह रूपी बाज पंछी जो तो मुझे जीवित का ही मांस खाए जा रहा है। यहाँ विरह की उपमा बाज पंछी से की गई है। बाज पंछी मरे हुए का मांस खाते हैं, किंतु विरह दशा में आदमी जीते जी ही मरे हुए के समान बन जाता है। विरहिणी की मनोदशा को कवि ने चकवी और कोयल से उपमित किया है। चकवी अपने साथी से रात को बिछुड़ जाती है और दिन में मिलती है। कोयल रात दिन वियोग में तड़पता रहता है। इसी तरह विरहिणी की दशा है। ग का आंसर है। श्री राम के वन गमन की घटना का स्मरण करके कौशल्या पूर्णतः चकित व स्तंभित हो जाती है। वे अवाक रह जाती है। वे इस घटना पर विश्वास ही नहीं करना चाहती। उसकी मार्मिक दशा देखते ही बनती है। यहाँ बनती होगा, देखते ही बनती है। पांचवा का आंसर है। पांचवा का आंसर है। गंगा पुत्र से आशय मांझी जाति के लोगों से है। इसका जीवन दुस्साहस, श्रम और कष्टों से भरा हुआ होता है। प्रत्येक ऋतु की कठिनाइयों को झेलते हुए वे गंगा पुत्र गंगा की धारा में आरती के समय तैरते हैं। पूरे घाट का 20 बार चक्कर लगाते हैं। भक्तगण गंगा माता की प्रसन्नता के लिए मनौतियों के रूप में दोनों में प्रज्वलित दीपक, फूल और कुछ पैसे धारा में बहाते हैं। ये गंगा पुत्र दोनों के पैसों को बटोरने के लिए तैरते हुए उसे पकड़ते हैं। पैसे हाथ से उठाकर मुंह में दबाते हैं, फिर वे अन्य दोनों की तरफ लपक पड़ते हैं। उनकी जीविका के साधन ये कुछ थोड़े से ही पैसे हैं। उनकी स्त्रियां इन्हीं रोजगारियों से नोटों को बदलकर थोड़ा बहुत उपार्जन कर लेती है। इसी तरह इनकी जीविका चला करती है। अतः यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि गंगा मैया ही गंगा पुत्रों की जीविका और जीवन की स्रोत है। कहानी लेखिका के इस कथन के आधार पर उनके श्रम साध्य एवं कष्टपूर्ण जीवन परिवेश की कल्पना करना अनुचित नहीं लगता। ख का आंसर है। भूकंप या बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण लोगों को कुछ समय के लिए अपने मूल स्थान से हटकर अन्यत्र शरण लेनी पड़ती है, किंतु जो ही प्राकृतिक आपदा टल जाती है वैसे ही अपने मूल स्थान की ओर लौट आते हैं। प्राकृतिक आपदा की व्यवस्था के कारण उत्पन्न विस्थापन अस्थायी होता है, किंतु बड़ी बड़ी परियोजनाओं एवं उद्योगों आदि की स्थापना आदि के लिए लोगों का जो विस्थापन होता है वह अस्थायी प्रकृति का होता है। ऐसे विस्थापित कभी भी अपने मूल निवास की ओर लौट नहीं पाते। ग का आंसर है।
शेर के मुंह में समा जाने के पश्चात जंगली जानवर उसके आहार बन जाते हैं। इसके बाद उन्हें रोजगार की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। इसी प्रकार सरकार द्वारा संचालित रोजगार का दफ्तर बेगारों का नाम दर्ज कर उन्हें इस झांसे में रखते हैं कि वे नौकरी पा जाएंगे, किंतु वास्तविकता इसके विपरीत होती है। शेर के मुंह और रोजगार के दफ्तर में बस इतना ही फर्क है। छठा का आंसर है ममता कालिया, छुटकारा एक अदद औरत। मतलब ममता कालिया का रचना है छुटकारा और एक अदद औरत, और तुलसीदास का है कवितावली और दोहावली। सातवां का आंसर है लेखक विश्वनाथ ने किन आधारों पर अपनी माँ की तुलना बत्तख से की है। तो लेखक विश्वनाथ ने बत्तख को अंडे सेते हुए देखा था। वह पंख फुलाए अंडों को दुनिया की क्रूर नजरों से बचाए हुए सेती रहती है। कभी कभी कुछ अंडे बत्तख माँ के डेनों से आंचल सरीखे छिटक कर दूर चले जाते हैं। बत्तख अपनी सख्त चोंच से उसकी सतर्कता और कोमलता के साथ इन अंडों को अपने डेनों में पुनः छुपा लेती है कि इस अद्भुत दृश्य को देखकर मनुष्य आश्चर्य से भर जाता है। वह अंडों को चट करने के लिए ताक लगाए कौवों पर भी सतर्क निगाह टिकाए रहती है। बत्तख बड़ी सतर्कता से अंडे को उलटती और पलटती रहती है। लेखक विश्वनाथ सोचते हैं कि किसने उसकी माँ और बत्तख को एक जैसे ममता दी है। लेखक का मानना है कि जिस तरह पानी बहता हवा चलती है, वैसे ही माँ में बच्चों की प्रकृति में ही सब कुछ है। माँ की ममता पूर्णतः नैसर्गिक और प्रकृतिप्रद होती है। माँ की ममता निरुद्देश्य नहीं सौदेश्य होती है। ममता ही एकमात्र सूत्र है जिसके आधार पर लेखक विश्वनाथ ने अपनी माँ और बत्तख की तुलना की है। इसी का अथवा का आंसर है धरती के वातावरण के गर्म होने का मुख्य कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का अत्यधिक जमाव है। ये गैसें विभिन्न स्रोतों द्वारा बड़े पैमाने पर उत्सर्जित की जा रही है। कल कारखाने, प्राकृतिक तेलों गैसों के चलने वाली गाड़ियां, सुख सुविधाओं के अनेक आधुनिक उपकरणों यथा फ्रिजों और एयर कंडीशनरों आदि द्वारा वातावरण में बेहिसाब कार्बन डाइऑक्साइड गैसें छोड़ी जा रही है। इन्हीं गैसों के कारण पृथ्वी का वातावरण गर्म होता जा रहा है। इसके लिए सर्वाधिक जिम्मेवार अत्यंत समृद्ध राष्ट्र अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस आदि है। आठवां का आंसर है लेखक ने नर्मदा को जो दो जगहों में देखा, इस पार सामने से और उस पार ओकेश्वर में से। नर्मदा नदी के सामने कंक्रीट का विशाल राक्षसी बांध बनाया जा रहा। संभवतः बांध के निर्माण से नर्मदा चिढ़ गई थी, इसलिए तीन तीन फिन फिन बह रही थी। कहीं वह मटमैली दिखती थी तो कहीं अपने तल के पत्थर दिखाती छिलकती दिखाई देती थी तो कहीं गहरी अथाह। अब वह तीर्थधाम नहीं लगता था। वहाँ निर्माण में लगे बड़े बड़े टूके आधे खड़े थे। नेमवार के पास बजवाड़ा में नर्मदा शांत, गंभीर और भरी पूरी थी। शाम होने के बावजूद अपने अंदर के मदे उजालने में वह गमक रही थी। उसी का अथवा का आंसर है बिस्कोहर जैसे गांव का जीवन 12 महीनों कष्टों से भरा होता है। गरीबी, अभाव, शिक्षा, कुपोषण और अंधविश्वास उन्हें कई प्रकार की विपत्तियों में डालते रहते। ग्रामीण जनों को निरंतर प्रकृति की मार झेलनी पड़ती है। वर्षा काल में उनका जीवन विषम हो जाता है। चारों तरफ गड्ढों में पानी भर जाता है जिसमें मलेरिया के मच्छर पलते हैं। मलेरिया से पीड़ित ग्रामवासियों की जान गंवानी पड़ती है। बाढ़ जैसी विपदा से उनका सब कुछ छीन लेती है। गर्मी में वे लू लहर के शिकार होते हैं, आंधी से तबाह होते हैं। गांव में महामारियों यथा कॉलरा, हैजा, मलेरिया, चेचक आदि की चपेट निरंतर आ जाया करती है। गांवों में सांपों और बिच्छुओं का भी खूब प्रकोप होता है। प्रत्येक वर्ष सर्पदंश से अनेक लोगों की जानें जाती है। तो बच्चों, वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।